नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेमौसम बारिश और पाला से प्रभावित फसल का दोबारा होगा सर्वे। सोशल मीडिया से दरक रहे रिश्ते, परिवारों में फैल रहा अलगाव। हर 30 घंटे में परिवार परामर्श केंद्र पहुंच रहा एक प्रकरण। 11,430 परीक्षार्थियों ने हल किया नवोदय परीक्षा का पर्चा। 29 केंद्रों में आयोजित की गई परीक्षा। वार्ड नंबर 2 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज हैं लोग। आर्थिक संकट से जूझ रहा लोक निर्माण विभाग, कबाड़ बेचकर सुधारेगा अर्थव्यवस्था। और टीवी शुरू करते समय लगा करंट, हादसे में युवक की मौत। और अब खबरें विस्तार से। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों को कम करने, लोगों में जागरूकता लाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी 11 से 17 जनवरी के मध्य यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है। शनिवार को यातायात सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। तीनों जो ट्रेक स्टेशन आए हो, पसीना ही नहीं आया, फर्स्ट कहाँ से आ जाएगा समझ में आता। छोटे बच्चे नहीं आए साहब, आएंगे उनका गाड़ी निकालने दो गाड़ी। ये यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है, कौन सा सप्ताह है और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? ये हर वर्ष यातायात सप्ताह मनाया जाता है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, जो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक लगातार चलेगा। जिसके शेड्यूल्ड कार्यक्रम के अनुसार आज सबसे पहले मैराथन दौड़ कराई गई है, जिसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और सीओ मैडम, एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब सभी उपस्थित हुए, जिनके द्वारा हरी झंडी देकर इस मैराथन को प्रारंभ कराया गया है। इसमें 3 कैटेगरी में बच्चों को इनाम दिया जाएगा। पहले जो सीनियर बच्चे हैं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को, फिर महिलाओं के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम दिया जाएगा, जो 17 तारीख को श्रीमान आईजी साहब के द्वारा यहाँ पर स्टेज पे दिया जाएगा। सर क्या क्या बताया जाएगा जैसे यातायात सप्ताह के अंतर्गत में? यातायात सप्ताह के अंतर्गत हम सभी नुक्कड़ नाटक भी कराएंगे और सभी जो यातायात के नियमों को किस तरह से पालन किया जाए स्वयं और अपने परिवार वालों को किस तरह से कराया जाए, सभी बताया जाएगा। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने शनिवार को गोंगलई सहित अनेक खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान खरीदी केंद्र प्रभारी और बैंक को किसानों को परेशान नहीं करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि जिस समय विधायक रामकिशोर कावरे खरीदी केंद्र पहुंचे, इस दौरान खरीदी केंद्र के प्रभारी केंद्र में उपस्थित नहीं थे, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जब तक के धान खरीदी का काम प्रारंभ होगा तब तक के किसानों के दुख और दर्द के समय मैं किसान के साथ खड़ा रहूँगा। और आज इसके पहले भी मैं रात में आया था, अभी 8 दिन पहले। आज फिर इसलिए आया कि मेरे किसान का धान सही तौल जाए, मेरे किसान को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, सही परिवहन हो जाए, इसकी मैं स्वयं चिंता करता हूँ। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी समय पे यहाँ उपस्थित नहीं रहता तो उसको निर्देश भी देता हूँ कि समय पे रहें, समय पे हमारे किसान, क्योंकि हमारा किसान यहाँ धान लेके आता है, सुबह से लेके रात तक जगता है। इसलिए मैं समझता हूँ, मैं अपने मजदूरों से भी, हमाल भाइयों से भी चिंता करता हूँ, क्योंकि वो सिल लगाते हैं, छापा लगाते हैं, सारी चीज़ों की चिंता करते हुए धान का सही परिवहन हो जाए। नहीं, मैंने फटकार ये लगाया कि अगर आप गलत तरीके से यहाँ पर समय का ध्यान नहीं दोगे, गलत समय पे आओगे और हमारा किसान सुबह से लेके शाम तक के यहाँ रहेगा और आप आओगे 12 बजे तक के, तो मैंने अधिकारियों को कहा कि समय सीमा आपका है
और अभी 20 दिन 15-20 दिन ही तो किसान 3 महीना 4 महीना मेहनत करता है और आपको खरीदना 15-20 दिन का काम है। बस 15-20 दिन में तो आप सही ड्यूटी कर लो, ये मैंने उनको फटकार लगाई थी, उनको निर्देश दिया था। जिला सहकारी मर्यादित बैंक के प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में धान खरीदी और जय किसान ऋण माफी योजना चल रही है, जो दोनों ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस समय विधायक परसवाड़ा खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने गए थे, उस दौरान खरीदी केंद्र प्रभारी जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में जय किसान ऋण माफी योजना की जानकारी उपलब्ध कराने उपस्थित हुए थे। सवेरे 8 बजे तक जो है हमारा कर्मचारी ने बकायदा 2 ट्रक का परिवहन कराया है और उसके बाद वो घर फ्रेश होने के लिए गए थे। उसी समय में माननीय विधायक जी पहुंचे। उन्होंने जैसे ही मुझे फ़ोन किया, मैंने तत्काल समिति प्रबंधक को निर्देशित किया। समिति प्रबंधक कुछ देर पहले ही अपने समिति आए थे और चूंकि जय किसान फसल ऋण माफी की एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मुख्यालय में दी जानी थी, इसलिए वो जानकारी बनाने में लगे थे। जैसे ही माननीय विधायक जी का फ़ोन आया, तत्काल समिति प्रबंधक 10 मिनट बाद वहाँ पे पहुँच गए और विधायक जी को उन्होंने उनकी समस्याओं के संबंध में निराकरण का जवाब प्रस्तुत कर दिया। माननीय विधायक जी संभवतः संतुष्ट। शहर के वार्ड नंबर 33 मोतीनगर गायखुरी में स्टोव भभकने से एक महिला झुलस गई। आग से झुलसी महिला बबीता परिमल उम्र 36 वर्ष को जिला अस्पताल में बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 जनवरी को 8:30 बजे बबीता अपने घर में चाय बनाने मिट्टी तेल के स्टोव को जला रही थी। तभी स्टोव जलाते समय भभकने से बबीता के कपड़े में आग लग गई और उसको आग की लपटों ने घेर लिया था। बबीता के चिल्लाने पर उसका पति शिव कुमार दौड़ा और पानी डालकर आग बुझाया। बबीता को तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद बबीता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। मामले की जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। जिले के रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम लालपुर में इसी गांव के युवक जितेंद्र पिता धर्मचंद नेवारे 24 वर्ष की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि जितेंद्र अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता था। 10 जनवरी को 4 बजे जितेंद्र परिवार के साथ घर में था। उसी समय वह कार्यक्रम देखने टीवी चालू करने विद्युत बोर्ड के पास गया था। टीवी चालू करते समय अचानक जितेंद्र को जबरदस्त करंट लगा और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया था। परिजनों ने जितेंद्र को उठाकर रामपाली हॉस्पिटल लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रधान आरक्षक गजेंद्र तिवारी ने मृतक जितेंद्र की लाश पोस्टमार्टम करवा के उसके परिजनों को सौंप दी है तथा मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। शासन के निर्देशों के तहत जिले के निर्धारित 29 परीक्षा केंद्रों में आज जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की कुल दर्ज संख्या 12,927 थी, जिनमें से 11,430 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। वहीं 1497 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई। नगर में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए। नगर के MLB स्कूल में नवोदय चयन परीक्षा विधिवत संपन्न कराई गई। 600 परीक्षार्थियों के लिए सेंटर आवंटित किया गया है और ये जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ये चयन परीक्षा है, जिसमें लगभग 16 कमरों में यहाँ पर व्यवस्था बच्चों के लिए किया गया है और 512 बच्चे उपस्थित हैं और 88 बच्चे जो हैं अनुपस्थित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक ऑब्जर्वर के रूप में श्रीमती रेखा वानखेड़े प्राचार्य भी उपस्थित हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी से प्राचार्य के प्रतिनिधि के रूप में CLO के रूप में यहाँ पर श्रीमती जैन मैडम भी उपस्थित हैं, जिन लोगों के देखरेख में और उनके ऑब्जर्वेशन में परीक्षा संचालित की जा रही है। अभी तक के वर्तमान समय की दिनचर्या, बदलता परिवेश, परिवारों के बीच बढ़ती दूरी और उस दूरी के बीच आधुनिकता की दौड़ में मोबाइल, सोशल मीडिया का चलन नवयुगल दंपतियों में अविश्वास को जन्म दे रहा है, जो अलगाव का कारण बनते जा रहा है। नतीजा, घर की लड़ाई कब बाहर आ जाती है ये पता ही नहीं चलता। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर 30 घंटे में एक प्रकरण परिवार परामर्श केंद्र की चौखट पर आ जाता है। वर्ष 2019 में 365 दिन में 330 आवेदन परिवार परामर्श केंद्र में दंपतियों द्वारा समझौते के लिए लगाए गए, जिसमें से 108 प्रकरणों में परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से दोनों परिवारों में सुधार कर समझौता कराया गया।
तो वहीं 150 प्रकरण ऐसे थे जिसमें दोनों पक्ष के बीच समझौता नहीं हो सका, जो आखिरकार न्यायालय तक पहुंच गया। यही नहीं, परिवार परामर्श केंद्र की सतत समझाइश इसकी वजह से 99 प्रकरण ऐसे थे जिसमें स्वयं प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही या काउंसलिंग करवाना नहीं चाहा गया और शिकायत को प्रथम दृष्टया ही वापस ले लिया गया। परिवार परामर्श केंद्र में पिछले एक वर्ष में लगभग 330-40 करीब केस आए हैं जो आवेदन करते हैं यहाँ पे, और 330 प्रकरणों में लगभग 108-110 प्रकरणों का परामर्श केंद्र के माध्यम से समझौता कराया गया है और टूटते हुए परिवारों को बचाया गया है। एक बहुत अच्छी पहल है परिवार परामर्श केंद्र, जिसके माध्यम से 2 परिवारों को जोड़ा जा रहा है और करीब 150 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें समझौता नहीं हुआ तो उनको न्यायालय जाने की राय दी गई है और न्यायालय के द्वारा न्यायालय में उनको भेजा गया है कि वहां से उनका निराकरण। परिवार परामर्श केंद्र में वर्षों से फरियादी परिवारों को काउंसलिंग दे रहे सदस्य बताते हैं कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो चुकी है। एकल परिवार में पति पत्नी निवास करते हैं, जहां पर वाद विवाद होने पर उन्हें समझाइश देने वाला कोई नहीं होता। इसी तरह वर्तमान समय में मोबाइल, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने की वजह से पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ रही है। इन सब की वजह से दोनों के बीच में अविश्वास उत्पन्न होने की वजह से इतने अधिक प्रकरण परामर्श केंद्र तक पहुंच रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर व प्रभारी हर किसी को यही सलाह देते हैं कि 2 परिवारों को बिछड़ने से रोकने के लिए परिवार परामर्श केंद्र अपने स्तर पर काम करता है, लेकिन दंपतियों को भी समझदारी और सूझबूझ का परिचय देने की बहुत अधिक जरूरत है। पति पत्नी के प्रकरण आते हैं, कुछ नवविवाहिता प्रकरण भी आते हैं, कुछ पुराने प्रकरण भी आते हैं, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों परिवार को बुलाया जाता है और उनको बिठा करके हमारे यहाँ जो काउंसलर हैं, काउंसलर के माध्यम से उनकी काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग के दौरान ही उनको दोनों पक्षों को समझा करके और उनका निराकरण किया जाता है। परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंचने वाले हर दंपत्ति मायूस और उदास दिखाई दिए। वे भी नहीं चाहते कि उनके परिवार में कलह हो और बात आगे तक पहुंचे, लेकिन वर्तमान समय के परिवेश में छोटी छोटी बातों पर अलगाव की वजह से बातें इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि मामला परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच जाता है। लेकिन भविष्य में इस तरह के द्वेष से बचना चाहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। पद्मेश न्यूज के लिए बालाघाट से मानक चंद्र नागेश्वर की रिपोर्ट। आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार ने अब कबाड़ में रखी मशीनरी व अन्य अनुपयोगी उपकरणों को बेचने का निर्णय किया है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रदेश की तमाम पीडब्ल्यूडी कार्यालय में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त विभागों के स्टोर रूम में पड़े कबाड़ की जानकारी मांगी है, जिसकी सूची व मूल्य आकलन कर 30 जनवरी तक मुख्य अभियंता को भेजे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी के समस्त विभागों के अंतर्गत आने वाले विभाग के स्टोर रूम में रखे कबाड़ की सूची 30 जनवरी को प्राप्त होने के बाद उसे सूचीबद्ध कर इसे बेचने के लिए 10 फरवरी को टेंडर जारी किए जाएंगे। वहीं 31 मार्च को सभी सामग्रियों की नीलामी कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रही है और इस संकट को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग में रखे हुए समस्त कबाड़ की सूची मांगी है, जिन्हें सरकार अब नीलाम करके वित्तीय संकट को अपने दूर करेगी। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत वो 31 मार्च को पीडब्ल्यूडी विभाग में रखे तमाम कबाड़े को भेज देगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक की क्या आदेश आए हैं और क्या प्रक्रिया की जा रही है।
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सभी विभागों को अपने स्टोर के आइटम्स की जानकारी देनी है। उनके अंतर्गत जो भी आते हैं, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, E&M का विभाग, कार्यपालन यंत्री महोदय के द्वारा 20 जनवरी तक मुख्य अभियंता महोदय को ये कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाना है और इसके पश्चात आगे की कार्रवाई होगी। तो हमारी प्रक्रियाएं अभी सब सामानों का नाप तोल और उनकी मात्राएं सब इकट्ठा करके हम लोग उसकी जानकारी बना रहे हैं, जो अब 1-2 दिन में प्रेषित हम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ से लगभग 5-6 लाख के करीब का हमारा जो वैल्यूएशन है हमारे प्लांटों का और स्क्रैप का मिला के, तो 5-6 लाख का तो हमारे अपने ही विभाग का E&M के। तो ऐसे और भी अन्य लिया जाए तो उनके भी बहुत सारे अनुपयोगी सामान की जो लिस्ट है वो जाएगी उनसे। यानी अगर पूरे की बात करें अपना ऑलराउंडर की, जब पूरी नीलामी होगी तो यानी करोड़ों रुपए जो है कबाड़ से कमाए जा सकते हैं सरकार ने। करोड़ों रुपए के आने जो ये है शासन के वित्तीय खाते में इनकी राशि जमा की जानी है और ये होना भी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर हमने संबंधित अधिकारियों से बात की है। उन्होंने इस खबर को सही ठहराया है और इसकी पुष्टि की है कि निश्चित तौर पर सरकार जो है इस करोड़ों रुपए के जो कबाड़ को बेचकर अपना आर्थिक संकट दूर करेगी। कैमरामैन नीलेश न्यायकर के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज, बालाघाट। नगरीय निकाय चुनाव के करीब आते ही शहर के भीतर निर्माण कार्य को लेकर जनता में आक्रोश दिखाई देने लगा है। बीते दिनों ही वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 3 के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, तो इसी कड़ी में वार्ड नंबर 2 के लोगों का भी नाम 11 जनवरी को सड़क नहीं तो मतदान नहीं का नारा बुलंद कर दिया। वार्ड नंबर 2 के निवासी सड़क निर्माण कार्य शुरू न किए जाने पर आक्रोश जताते हुए बोले कि वार्ड में करीब 40 मीटर सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया जाना है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। इसके बावजूद भी नगरपालिका प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं नगर के पार्षद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बारिश में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिला लोधी क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री एवं पूर्व पार्षद कारो लिल्हारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इधर पानी भरा रहता है, रोड नहीं बनती। किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? बहुत प्रकार की दिक्कतें हैं इधर। निकल नहीं सकते यहाँ से। तो कभी पार्षद आए हैं, उनको आपने जानकारी दी है? पार्षद तो आए नहीं देखे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए। बच्चों को भी परेशानी होती है, सभी को होती है परेशानी। यहाँ पे पानी भर जाता है, बरसात के दिनों में तो बहुत ही पानी भर जाता है। 20 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, न नगर पालिका सुन रही है, न नगर पालिका अध्यक्ष सुन रहे। जाने वालों को, महिलाओं को भी, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। घुटना पानी भर जाता है। हम सब कीचड़ में रह रहे हैं, 10-10 साल से घर से निकल नहीं पाते। नगर पालिका को ये करना चाहिए कि पूरी यहाँ घनी आबादी वाला एरिया होने के बावजूद यहाँ पर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, न कोई सांसद विधायक का ध्यान है। नगर पालिका अधिकारी से मांग की थी कि ये रोड का टेंडर हो चुका है, राजीव शेख है, वो जानबूझकर इसका वर्क आर्डर करवा रहा है कि उसको काम ना करना पड़े। अच्छा, क्या वजह जो होने के बाद भी वर्क आर्डर जारी नहीं किया गया? मेरी कल बात हुई थी ठेकेदार से भी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से। ठेकेदार बोलता है कि मेरा पुराना भुगतान आगे नगर पालिका करे, उसके बाद में मैं काम चालू करूँगा। अच्छा, ये वार्डवासियों की समस्या नहीं है कि ठेकेदार का भुगतान हो रहा है नहीं हो रहा है। तूने काम लिया है तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है इस काम को करना। अच्छा, लगभग कितनी रोड होगी ये? इसमें 600 मीटर है और ये 7-8 रोड पूरा एक साथ टेंडर हुआ है इसका। ये 20 लाख रुपए का काम है सीमेंट कंक्रीट से। कब टेंडर हुआ था ये? इसका 2 माह पूर्व टेंडर हो चुका है। इसके लिए मैंने संबंधित लालबरा नगर मुख्यालय से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में शांति नगर स्थित बिजली कार्यालय के समीप 11 जनवरी को मोटरसाइकिल चालक ने अनियंत्रित होकर साइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक व साइकिल चालक सहित 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से डायल 100 पुलिस को सूचना देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल युवक पिपरिया निवासी सुनील मेश्राम व आकाश पिता दीवान ठाकरे एवं जबलटोला निवासी 17 वर्षीय दीपांशु पिता भूमेश्वर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरिया निवासी आकाश ठाकरे अपने दोस्त सुनील व नरेंद्र के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने बड़े भाई के सगाई कार्यक्रम में रामपुरी जा रहे थे और मोटरसाइकिल आकाश चला रहा था। उसी दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और शांति नगर में सड़क के किनारे से अपनी साइकिल से गुजर रहे जबलटोला निवासी दीपांशु को पीछे से टक्कर मार दी,
जिसके कारण गिरने की वजह से साइकिल सवार युवक व मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों को चोटें आईं। यहाँ पर अभी इधर से एक 2 व्हीलर में 3 लड़के बैठे थे और एक साइकिल वाला इधर से जा रहा था, कॉलेज का लड़का, BA कॉलेज का, और उसको आके ठोस मारे उन्होंने। साइकिल वाले को ठोस मार दी बाइक से? जी, साइकिल वाले को उन लोगों ने ठोस मारे और साइकिल वाला इस साइड चले गया, स्लिप खाई, उसकी साइकिल उधर चली गई और गाड़ी यहाँ से घसीटते हुई सीधे 50 मीटर दूर तक के घसटाई गाड़ी। वो बाइक कहाँ से कहाँ जा रही थी? बाइक लाल बर्रा से वो लामता जा रहे थे उन लोग। जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के द्वारा नगर के शीतल पैलेस होटल में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल, संगठन अध्यक्ष अरुण जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि स्वागत के साथ किया गया। इसके बाद खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने सामाजिक बंधुओं को संबोधित किया। वही कार्यक्रम के अंत में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसे काफी सराहा गया, जिनकी प्रस्तुति पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसका पंजीयन हुआ, मेरी पहली बैठक इसके प्रारंभ हुई। अब मैं चाहूँगा कि आने वाले समय पर आप आधे लोगों को जागरूक करें, आधे लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। और समाज का काम जो होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि 1 दिन का 2 दिन का काम होता। समाज का काम अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें हर दृष्टिकोण से चिंतन मनन होना चाहिए। आज के दौर पर भी चिंतन मनन होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के बारे में उनको सोचना, युवा साथी के बारे में सोचना और सबका उसका बढ़ाते हुए सबको एक साथ लेकर चलना। संगठन का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। आप अभी तो शुरुआत हुई, उसके बाद बिना टीका टिप्पणी के, आप बिना निंदा के कभी समाज में छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह में सक्रिय एक शातिर चोर को बालाघाट की विधान अदालत में पेश किया। कोतवाली पुलिस ने शातिर चोर शेख नौशाद उम्र 20 वर्ष को पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौशाद ने बालाघाट के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य में भी अपने गिरोह के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी महाराष्ट्र पुलिस भी तलाश कर रही है। 6 माह पहले छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर स्थित शादी हॉल में नौशाद ने अपने साथियों के साथ चोरी करते हुए पकड़ा था। तभी से वह बिलासपुर जेल में था। कुछ माह पहले महाराष्ट्र राज्य की पुलिस भी नौशाद को ढूंढने इस सिलसिले में बालाघाट पहुंची थी। बालाघाट में भी चोरी के मामले में नगर निरीक्षक विजय सिंह परस्ते ने विधान अदालत से रिमांड की अर्जी लगाई थी। 11 जनवरी को बिलासपुर पुलिस ने शेख नौशाद को बालाघाट विधान अदालत में पेश किया। बालाघाट की विधान अदालत में पेश किए गए नौशाद को कोतवाली पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया, जिससे और अधिक चोरियों का खुलासा किया जा सके। लालबर्रा में हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राधे राधे महिला मंडल के तत्वाधान में गत 5 जनवरी को जारी संगीतमय भव्य श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में प्रतिदिन श्रद्धालुओं के द्वारा उपस्थित होकर कथा का रसपान किया जा रहा है। इस अवसर पर सबसे पहले पंडित जगदीश भूषण मिश्र के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर महाआरती संपन्न करवाई गई, जिसके बाद श्री राधे राधे महिला मंडल के सदस्यों का श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया और संगीतमय भजनों पर महिला श्रद्धालुओं के द्वारा नृत्य किया गया, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। आपको बता दें कि श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसका 12 जनवरी को हवन पूर्णाहुति एवं महाप्रसाद वितरण के साथ समापन किया जाएगा। Yo
को जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गोंगलई स्थित छात्रावास में एक छात्र द्वारा अज्ञात वस्तु का सेवन करने सौरभ कामड़े निवासी बिटली से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। विधायक रामकिशोर कावरे द्वारा इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग कलेक्टर दीपक आर्य से की जा रही है। शनिवार को गोंगलई छात्रावास निरीक्षण के लिए पहुंचे विधायक श्री कावरे ने छात्रों और हॉस्टल अधीक्षक से चर्चा की। आपको बता दें कि बीते दिनों विधायक श्री कावरे इस हॉस्टल का निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान छात्रों द्वारा बहुत अधिक परेशानियां उन्हें बताई गई थी। मेरे को जानकारी मिली थी 2 दिन पहले यहाँ पर एक सौरव कामड़े पिता राजू कामड़े उम्र 18 वर्ष ग्राम बिटली का रहने वाला था। बीएससी फर्स्ट ईयर बायो केमिस्ट्री में पीजी कॉलेज में पढ़ता था। महाविद्यालयीन छात्रावास अनुसूचित बालक छात्रावास गोंगलई में बालाघाट गोंगलई में यहाँ रहता था। परसों के रात में अचानक उसने कुछ ऐसे जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके कारण रात में 2 बजे हमारे यहीं के छात्रावास के बच्चों ने को अस्पताल लेके गए, एडमिट करवाए। बाद में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में सारी जानकारी अभी पुलिस प्रशासन इंक्वायरी कर रही है। चूँकि मुझे कल जानकारी मिली तो मैं आज सुबह तड़के यहाँ पर सारी व्यवस्था को देखने के लिए आया था। आज मैं ये सारी जो यहाँ पर घटनाएं हुई है उस घटना को लेकर कलेक्टर बालाघाट से भी चाहूंगा कि इसकी न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच में क्या साफ जानकारी आती है, इसके जिम्मेदार कौन है और इसके लिए प्रशासनिक रूप से हमारे सहायक आयुक्त के माध्यम से इसके लिए सहायक आयुक्त दोषी है कि अगर व्यवस्था की दृष्टि से बालाघाट जिले की व्यवस्था अगर ट्राइबल की व्यवस्था सहायक आयुक्त के हाथ में है तो ये सारी व्यवस्था सहायक आयुक्त को करना था। छात्रावास में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में छात्रावास अधीक्षक CL बारमाटे बताते हैं कि छात्र ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रावास अधीक्षक 6 जनवरी 2020 तक बैगा ओलंपिक बैहर में व्यस्त थे। 7 जनवरी को वे छात्रावास पहुंचे। इसी दौरान रात में छात्रों ने उन्हें फोन कर छात्र की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। जब जिला अस्पताल पहुंचे तो छात्र की बहुत अधिक तबीयत खराब थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यहाँ पे एक दुखद घटना घटी। 7 तारीख को छात्रों से एक बच्चे सौरभ कामड़े ने पैजल खा लिया था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी चर्चा राज महादेव जी को मालूम हुई, तो उसी चर्चा के लिए आए थे पूछने के लिए। क्या लगता है सर आपको इस मामले में छात्र ने? सर छात्रों से कुछ नहीं है सर, सभी बच्चे भाई भाई जैसे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। मेरा भी समय 26 तारीख से बैगा ओलंपिक में था। 26 दिसंबर 19 से 6 जनवरी 2020 तक बैगा ओलंपिक में था समय। 7 को आए यहाँ पर छात्रों से, 7 को लिया और 7 ही नाइट में घटना घटी सर। और 7 बजे घटना घटी सर, तो रात में बच्चों को फ़ोन आया 1 बजे, मुझे 1-1:30 बजे लगभग, कि छात्र उल्टी कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों से बोला कि आप जिले के साथ ला लीजिए बूढ़ी में। तो बच्चे यहाँ से गए, मैं उधर से आया, उनको एडमिट किया वहाँ पर। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हें पाइजन खाया। तब मैंने सर 8 तारीख को फिर पुलिस में नवेगांव थाना पड़ता है, वहाँ लिखी शिकायत भी दिया सर मैंने कि यहाँ पर बच्चे ने ऐसा किया है। लालबर्रा मुख्यालय में भी जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में सत्र 2020 हेतु कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 11 जनवरी को नवोदय चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में लालबर्रा विकास खंड अंतर्गत परीक्षा संपन्न करवाने के लिए नगर मुख्यालय में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें शासकीय व अशासकीय स्कूलों में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत कुल दर्ज 1371 छात्र छात्राओं में से 1250 परीक्षार्थियों ने शामिल होकर नवोदय चयन परीक्षा का इम्तिहान दिया। उत्कृष्ट विद्यालय में कुल दर्ज 600 परीक्षार्थियों में से 539 बच्चे उपस्थित हुए एवं 61 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र कन्याशाला अमोली में कुल दर्ज 250 में से 224 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 26 अनुपस्थित रहे एवं परीक्षा केंद्र ओरिएंटल इंग्लिश स्कूल में कुल दर्ज 521 परीक्षार्थियों में से 487 उपस्थित एवं 34 बच्चे अनुपस्थित रहे। हाइट ऑफ 2 to 4 क्या हुआ? सीधे अपना काम करो। कौन सी एग्जाम प्रारंभ हुई है? यहाँ नवोदय चयन परीक्षा प्रारंभ है।
600 बच्चों का सेंटर है और यहाँ 61 बच्चे अनुपस्थित हैं। हाँ, कितने कमरों में किया जा रहा है ये? 13-14 कमरों में किया गया है व्यवस्था। क्या बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बच्चों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं वो सारी हैं, यानी पानी की, शौचालय की। इसके अलावा प्रति 20 बच्चों पर इन्विजिलेटर 2 रखे गए हैं। एक इन्विजिलेटर 20 बच्चे पे 1 रखा गया है। शासकीय कन्याशाला अमोली प्राचार्य बीपी शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्र कन्याशाला अमोली में कुल दर्ज 250 परीक्षार्थियों के लिए 7 कमरों में बैठक की व्यवस्था की गई थी एवं 14 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था। ये जेएनवी टेस्ट है, जेएनवी एनुअल एग्जाम 2020। इसमें 250 छात्र अपने रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 224 आज परीक्षा दे रहे हैं और 26 छात्र एब्सेंट। सर कितने रूमों में रखा है? 7 कमरों में व्यवस्था है, 14 पर्यवेक्षक लगाए गए। वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय वारासिवनी के सभा कक्ष में 11 जनवरी को विशेष बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सोराना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस RN परतेती सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के आयोजन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। गणतंत्र दिवस 2020 26 जनवरी के लिए हमने आज बैठक कराई थी, तो बैठक में जो पुराने जो ट्रेडिशनल कार्यक्रम हुआ करते थे उनकी रूपरेखा हमने आज भी बताई है। उसमें कुछ ऐसा नयापन नहीं किया हम लोगों ने। इसके साथ साथ 2-3 मुद्दे थे जो यहाँ बताया गया वरिष्ठ नागरिकों द्वारा। इसमें एक पार्किंग व्यवस्था को लेकर बताया गया कि पार्किंग व्यवस्था जो मेन गेट पे होती है, इसकी वजह से आवागमन में थोड़ा सा समस्या होती लोगों को, तो वो व्यवस्था हम बदल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं आज मीटिंग में, विभागवार उनको हम SCN जारी कर रहे हैं। इसके साथ शहीद जो हमारा चौक है वहाँ पे भी इस बार ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। इसके बाद गांधी चौक पे जो ध्वजारोहण होता तो माननीय विधायक जी द्वारा होता था, इस बार विधायक जी मंत्री पद पे आसीन है, इसलिए उनके द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम। बीते दिनों बेमौसम बारिश और पाला से प्रभावित हुई फसल का दोबारा सर्वे करवाया जाएगा। यह घोषणा प्रदेश के खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने की। मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि चना गेहूं की फसल पाला और बेमौसम बारिश से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। बीते दिनों किसानों ने लगातार उन्हें परेशानी बताई कि उनकी फसल का सर्वे अच्छे से नहीं हुआ है, जिससे उन्होंने पुनः जिले के भीतर फसल का दोबारा सर्वे करवाए जाने के लिए जिला प्रशासन से कहा है। पिछले दिनों आपने देखा भी केंद्र सरकार से 1000 करोड़ मिला, जबकि नुकसान हुआ 16,000 करोड़ का। मध्य प्रदेश में सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही थी और अभी अच्छी फसल आने के बाद ये अतिवृष्टि से फिर हमारे प्रदेश का नुकसान हुआ, किसानों को नुकसान हुआ। ये हमारे किसानों का, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है। इसके बावजूद जो है चना गेहूँ जितना खराब हुआ है उसका सर्वे करने का आदेश फिर से हो गया है और हमारा प्रयास होगा जितना संभव हो सकता है किसानों को मदद। केंद्र सरकार द्वारा NRC लागू किए जाने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री प्रदीप जायसवाल ने इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया। खनिज मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार देश में बेरोजगारी सहित अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर काम करने की बहुत अधिक जरूरत है। बावजूद इसके केंद्र सरकार द्वारा इन मुद्दों को पीछे रखते हुए NRC लागू कर असल मुद्दों से भटकाने का काम किया है। जैसा नोटबंदी में देखा आपने, बहुत जल्दबाजी में उन्होंने लागू किया और उसका दुष्परिणाम यह है कि आज तक जनता भी भुगत रही, देश भी भुगत रहा है। सरकार केंद्र सरकार या भारत की जो GDP थी, जो एक कभी 9% रहा करती थी, आज 2.5% में आ गई। उसके बाद बेरोजगारी, इतनी सारी संकट के बावजूद ये इस तरह के निर्णय को लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है ताकि देश की जनता का ध्यान इससे हट जाए और पूरे देश में आग लगी है। अब ये बताइए, केंद्र सरकार पूरे मंत्री आज देश में दौरा करके अपने निर्णय को बताने जा रहे हैं। ऐसा कैसा निर्णय ले लिया आपको कि जनता को समझाने को घर घर जाना पड़ रहा है? तो सरकार का ध्यान जनता को समझाने में जा रहा है, तो सरकार कैसे चल रही है? देश के जो विकास के मुद्दे हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे ध्यान हटाने का प्रयास है और मोदी जी असफल हो चुके हैं, इनकी सरकार असफल हो चुकी है। उसका परिणाम आप देख लीजिए, इतने सारे निर्णय के बावजूद झारखंड में इनकी सरकार ने बनी, महाराष्ट्र में इनकी सरकार ने बनी, तो जनता अब समझ गई है। ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं और इसका दुष्परिणाम और ज़्यादा खुद भी भुगतेंगे और देश को भुगतना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि आज देखिए विकास दर हमारी लगातार गिर रही है, लेकिन एक शब्द ना तो मोदी जी बोल रहे हैं ना अमित शाह बोल रहे हैं।
अलग अलग बातों में ध्यान भटकाने का प्रयास है। ये देश की जनता को आप समझ में आ जाए। वारासिवनी तहसील मुख्यालय में 11 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया। नगर के शासकीय कमला नेहरू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल वारासिवनी, शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल वारासिवनी, कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल वारासिवनी को परीक्षा केंद्र बनाया गया। इन 3 परीक्षा केंद्रों में 1289 अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था की गई, जिसमें 1150 अभ्यर्थियों ने पर्चा हल किया। वहीं 139 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उक्त परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यालयों के द्वारा की गई, जिनमें 20 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई और सिक्योरिटी के लिए पुलिस बल किसी प्रकार की चूक ना हो, इसीलिए प्रत्येक स्कूल में ऑब्जर्वर जैसे कमला नेहरू कन्या हाई सेकेंडरी विद्यालय में YR गजभिये एवं नवोदय स्कूल के शिक्षक रविंद्र कुमार आर्मो को बनाया गया। परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए है। कितने बच्चे बैठे थे इसमें? इसमें 400 बच्चे दर्ज थे, जिसमें 43 बच्चे अनुपस्थित है, 357 बच्चे उपस्थित हैं। शासन की मंशा ये है कि ग्रामीण अंचल में जो बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं उनका चयन करके नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाना, ताकि उनकी समुचित शिक्षा हो सके। वारासिवनी के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महावीर इंटरनेशनल राइस सिटी के तत्वाधान में स्वर्गीय श्रीमती कौशल्या देवी सुराना की पुण्यतिथि में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, सोहन वैद्य, केदारनाथ रूसिया, तिलक पारधी, विक्की एडे सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। शिविर में नेत्रों की जांच की गई एवं आवश्यकता अनुसार चश्मा का वितरण कर मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया, जिसमें स्कूल के 260 विद्यार्थियों के नेत्र की जांच की गई, जिसमें 165 विद्यार्थियों को चश्मे का वितरण कर 14 विद्यार्थियों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। सबका नेत्र परीक्षण होगा, उससे हमको समझ में आएगा कि हमारे बच्चों के आगे में किस में क्या परेशानियां होती हैं। यहाँ पर आज तत्काल उसका लाभ यहाँ बच्चों को उपलब्ध कराएंगे चश्मे के माध्यम से। इस अवसर पर मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि संस्था के माध्यम से काम हो रहा है और सरकार भी इसमें ध्यान दे रही है, लेकिन जब तक माँ बाप ध्यान नहीं देंगे, शिक्षक ध्यान नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि ये पुण्यदान 100% पूरा नहीं हो पाएगा। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि आप जो बच्चों को चश्मा लग रहा है, छोटे छोटे 3री क्लास 4th क्लास छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, ये कारण क्या है इसका? उसमें हमारे माँ बाप की भी गलती है। समाज में ऐसा चल रहा है कि देखिए बच्चों का शारीरिक विकास हो नहीं पाता, उसी तरह से जैसे शरीर बढ़ता है उसी तरह से बच्चों की रेटिना बढ़ती है। और उस रेटिना लालबर्रा जिला कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशानुसार विद्युत मंडल बालाघाट अधीक्षण यंत्री जीपी तिवारी के मार्गदर्शन में विद्युत कर्मियों के द्वारा विगत दिवस नगर मुख्यालय से होकर गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में मौजूद पुराने बिजली के पोलों के स्थान पर नवीन ऊंचे विद्युत पोल लगाने का कार्य प्रारंभ कर नवीन विद्युत पोलों पर उच्च गुणवत्ता युक्त केबल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। ये केबलिंग कार्य किया जा रहा है एलटी लाइन का। रोडों से मतलब क्या है कि तार मतलब टूट रहे हैं, केबलिंग कार्य किया जा रहा है। यह केबल मतलब क्या है कि लांडे जी डॉक्टर के घर के सामने से बस स्टैंड तक केबलीकरण एवं श्री बाबू मेडिकल स्टोर से गुजरी चौक ग्राम पंचायत तक केबलीकरण किया जा रहा है। लेकिन विगत 20 दिनों से कार्य बंद पड़ा हुआ था, जिसको लेकर ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान के द्वारा विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा कर केबल लाइन बिछाने के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कहा गया है। साथ ही अधिकारियों के द्वारा उक्त कार्य को जल्द पूर्ण नहीं करने पर जिला कलेक्टर दीपक आर्य से शिकायत करने की बात कही गई, जिसके बाद 11 जनवरी को विद्युत विभाग के द्वारा लगाए गए नए विद्युत पोलों में केबल लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया। विगत दिनों माननीय कलेक्टर महोदय का आगमन हुआ था लालबर्रा नगर, जिसमें उन्होंने समस्याएं पूछी थी यातायात से संबंधित। तो
यातायात जो प्रभावित हो रहा था वो उस मेन जो सड़क है रेस्ट हाउस से लेके मज़ार तक, उस सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर तार लटक रहे थे और उन तारों से दुर्घटना होने की भी संभावना थी, जिसे हमने माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया, जिसे विद्युत मंडल के तत्काल अधिकारी ई लेवल के आए और उन्होंने निरीक्षण करके काम प्रारंभ किया। लेकिन काम प्रारंभ करने के बाद पिछले 20 दिनों से ये काम बंद था। मैंने कल पुनः अधिकारियों को थोड़ा सा डाटा भी कि आपको काम करना है तो जल्दी से करें, नहीं तो मैं कलेक्टर महोदय से आपकी शिकायत करूँगा। तो तत्काल जो है आज उन्होंने केबलिंग का काम पूरा कर दिया। माननीय कलेक्टर महोदय को पूरी लालबर्रा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने हमारी लालबर्रा की बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया। जो खुले तार लटक रहे थे उससे जो दुर्घटना की संभावना थी वो भी नहीं होंगी और केवल हो गया है, शहर की सुंदरता भी इससे बढ़ रही है। हट्टा के रास्ते चोरी छुपे बड़ी संख्या में महाराष्ट्र तक गौवंश की तस्करी की जाती है। इस पर रोक लगाकर गौवंश की रक्षा करने विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने ग्राम पंचायत हट्टा में हट्टा समिति का गठन शनिवार को किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गौवंश की रक्षा करने के साथ ही आपस में परस्पर भाव लाने और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट करने के उद्देश्य से हट्टा ग्राम समिति को तैयार किया गया है। जिला मुख्यालय से लगी हुई भटेरा पंचायत में नव वर्ष के अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। शनिवार को प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट कॉर्पोरेशन विजेता लालबर्रा उपविजेता और बम्हनी पंचायत की टीम रनर अप रहते हुए तीसरा स्थान प्राप्त की। लालबर्रा 7 और बालाघाट 25, 18 पॉइंट की बढ़त बालाघाट की तरफ। हेलो, को काफी पूरे जिले में जाना जाता है कुश्ती के नाम से इसके, और आज मैं समझा कुश्ती है क्योंकि कुश्ती बहुत प्राचीन खेल है। आजकल हॉकी क्रिकेट दुनिया का चालू है, लेकिन कुश्ती बहुत कम देश में मिलती है और जहाँ जिन्हें चुने देखने को मिलती है वो खास हमारा भटेरा है। और जैसा कि आज तो कबड्डी भी हमारा प्राचीन खेल है, बहुत लोकप्रिय खेल है। आज दोनों टीम के खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, हमारा खेल चालू हो, प्रतिभा देखने का खेल पर ध्यान रखते और अच्छा इसमें यहाँ शारीरिक मानसिक अच्छा जोर डालना पड़ता है और उसमें दर्शकों को उतर जाना हो जाता है। खेल की खास बात ये है। और उसी तरह से कुश्ती भी है। बचावा के आने वाले समय पर जैसा भटेरा में नाम जिले के आसपास सिवनी बंडा जबलपुर तक चलता है। और जैसा मैं अहमद भाई ने कहा तो मेरा तो आज घोषणा इस बात की है कि जिला ने पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे बड़ी कुश्ती का आयोजन यहाँ पर हो। नेपाल से कान भागा बलर सबको डाल जाता है। ठीक है, इसे मेरा पूरा सहयोग रहेगा क्योंकि ऐसे में तो वैसा देखने वाले रहते हैं दर्शक, तो ऐसे खिलाड़ियों को लाने में मजा आता है। उनको भी बधाई। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि गुड्डा भैया ने आगे से कहा कि मुझे लगा बोले कुश्ती होगी। उनका कहने का मतलब था कि भटेरा में अक्सर कुश्ती होती है। भटेरा पहलवानों का गांव है, यही कहा मुझसे उन्होंने। बोले मुझे लगा कुश्ती होगी, यहाँ पर कुश्ती होती है। मैंने कहा नहीं भैया, पहला वर्ष है, कबड्डी हुई है। मेरा उनसे कहना है कि वो ऐसे व्यक्ति और नेता है, पहले बालाघाट जिले के जीते अपने दम से, लेकिन साथ हमारी शक्ति है, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेमौसम बारिश और पाला से प्रभावित फसल का दोबारा होगा सर्वे।
सोशल मीडिया से दरक रहे रिश्ते, परिवारों में फैल रहा अलगाव। हर 30 घंटे में परिवार परामर्श केंद्र पहुंच रहा एक प्रकरण। 11,430 परीक्षार्थियों ने हल किया नवोदय परीक्षा का पर्चा। 29 केंद्रों में आयोजित की गई परीक्षा। वार्ड नंबर 2 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज हैं लोग। आर्थिक संकट से जूझ रहा लोक निर्माण विभाग, कबाड़ बेचकर सुधारेगा अर्थव्यवस्था। और टीवी शुरू करते समय लगा करंट, हादसे में युवक की मौत। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।